अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो क्या कहती है, आइए वो देखते हैं। फॉर द गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन प्रोवाइडेड दैट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे जो गिवन मास है उसका ये मतलब है कि कांस्टेंट मास, ठीक है। यानी कि शर्त ये है कि अगर प्रेशर और मास जो है वो कांस्टेंट होगा तो ही वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप होगा टेम्परेचर के साथ वो होगा डायरेक्टली, ठीक है। यानी कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो हमारे पास दो प्रोपोर्शनलिटी होती है, नंबर 1 इनवर्स और नंबर 2 डायरेक्ट, ठीक है। तो इनवर्स हमारे पास क्या था, बॉयस लॉ में क्या कहा जा रहा था, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिक कम होता है, यानी कि वो इनवर्स हो रहा था एक दूसरे के बराबर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होना चाहिए। जब टेम्परेचर केल्विन में होगा तो हमारे पास इसको बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा हुआ है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इसी को हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। तो आइए अब हम इस चार्ल्स लॉ को मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि क्या है। तो मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ कैन बी डिफाइन एज volume is directly proportional to the temperature at constant pressure। यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो वॉल्यूम है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। मगर यहाँ पे जो चीज़ कांस्टेंट है वो क्या है, मास एंड प्रेशर है, ठीक है। तो ही हम कह सकते हैं ये क्या है, चार्ल्स लॉ है। इज इट क्लियर। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब जब हमारे पास ये जो साइन है वो प्रोपोर्शनलिटी की है, अब जब इसको हम ख़त्म करेंगे तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगी इज इक्वल टू में और के में। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू के टी, यानी ठीक है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, V अपॉन टी इज इक्वल टू के। जो वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, ठीक है, यानी कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड रेशियो ऑफ टेम्परेचर ये दोनों बराबर हो जाएंगे कांस्टेंट क्वांटिटीज के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेयर इज के इज अ कांस्टेंट क्वांटिटीज, जो के है ना वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटीज है। तो वॉल्यूम का रेशियो और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो बराबर हो जाएगा के, यानी कि कांस्टेंट क्वांटिटीज के। तो इसी इक्वेशन के मुताबिक हमने स्टेटमेंट नंबर 2 भी बनाई हुई है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 है जो कि हमने इक्वेशन से बनाई थी। द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटीज प्रोवाइडेड दैट मास एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। जो रेशियो है ना वॉल्यूम का और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वो बराबर होगा कांस्टेंट क्वांटिटीज के, यानी कि के बराबर होगा। शर्त यह है कि मास और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, जो रेशियो है ना किसका, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में जो भी रेशियो होगा वो बराबर होगा इन कांस्टेंट क्वांटिटीज के, यानी कि के बराबर होगा। मगर शर्त यह है जब मास और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ये क्या है, चार्ल्स लॉ है, ठीक है। तो आइए अब हम इसकी डेरिवेशन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलेंडर कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अब सिलेंडर में क्या है, हमने पहले डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो हमने वही चीज़ रखी हुई है। वॉल्यूम हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है V1 से
और जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसको हमने शो किया हुआ है T1 से। और ये जो पिस्टन है, जो इन पिस्टन का दबाव आ रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है P से, यानी कि प्रेशर। इज इट क्लियर? तो अब क्या है, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो टेम्परेचर है T1 से T2 में तब्दील हो गया और V1 V2 में तब्दील हो गया। यानी कि जब हमने इस टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ी सी स्पेस है, फिर यहाँ पे इस सिलेंडर में देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस हो गई, यानी कि वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। जब हमने टेम्परेचर T1 यानी कि जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो टेम्परेचर T1 से T2 में तब्दील हो गया और V1 जो है वो V2 में तब्दील हो गई। मगर देखें यहाँ पे जो प्रेशर था ना वो क्या है, कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? कंसीडर अ गैस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड इनिशियल टेम्परेचर T1 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मास, देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ये हमें ये कहा जा रहा है कि गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V1 है और गैस का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो T1 है, ठीक है। और वहाँ पे जो प्रेशर और मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। लिहाजा चार्ल्स लॉ के मुताबिक V1 अपॉन T1 जो रेशो है V1 का और T1 का रेशो है वो बराबर किसके है, कांस्टेंट क्वांटिटीज के, यानी कि K के बराबर है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। By increasing the temperature from T1 to T2 and volume is also changed from V1 to V2 at constant pressure and mass, then according to Charles law, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो T1 जो टेम्परेचर है ना T1 से T2 में तब्दील हो जाएगा और वॉल्यूम जो है वो V1 से V2 में ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगा। शर्त यह है कि वहाँ पे जो प्रेशर और मास है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, लिहाजा चार्ल्स लॉ के मुताबिक। तो यहाँ पे देखें वॉल्यूम V2 का और T2 का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट क्वांटिटीज के K के बराबर में। तो इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अब हम इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या कहा था कि जो K है ना वो बराबर है V1 अपॉन T1, तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन नंबर 2 में K बराबर है V2 अपॉन T2, यहाँ पे हमने रखा हुआ है V2 अपॉन T2। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या है, चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है। दिस इज नोन एज द चार्ल्स लॉ ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई है वो किसकी है, चार्ल्स लॉ की है। अब हम इसको ग्राफिकली भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, जिस ग्राफ में इस लाइन को मैंने केल्विन यानी कि टेम्परेचर रखा हुआ है और ये जो लाइन है वाई एक्सिस, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम रखा हुआ है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो वैसे ही इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लाजमी एब्सोल्यूट वर्ड यूज़ करना है, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है केल्विन में टेम्परेचर आपको रखना है, ठीक है। जब हमने ये टेम्परेचर केल्विन रखा है तो जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। मगर यहाँ पे शर्त यह है जो कांस्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो प्रेशर और मैस होना चाहिए, ठीक है। तो ही ये पॉसिबल हो सकता है। जब भी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है तो जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 0 केल्विन बराबर होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 केल्विन बराबर होता है -283 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 केल्विन बराबर होता है 173 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद जो 273 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
3 जो है केल्विन वो बराबर होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 293 केल्विन बराबर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 303 केल्विन बराबर होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 313 केल्विन बराबर होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके पास सवाल में डिग्री सेंटीग्रेड आता है तो उसको हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में, वो कैसे करेंगे? ठीक है, अगर हमारे पास 30 आता है तो 30 को हम 273 केल्विन के साथ हम क्या करेंगे, 273 केल्विन के साथ हम प्लस करेंगे, तो जो भी हमारे पास मिलेगी वो हम उस प्रॉब्लम में रखेंगे। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।